प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिसका की नाम है विलियन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सॉल्यूशन बोलते हैं। और इस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है आज के क्लास में कवर करेंगे। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में इस चैप्टर से दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में जरूर लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा, अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हो तो ये पता चलेगा कि आप लोग इस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हो। देखो, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार लगातार पूछा गया सवाल है। तो बच्चों हमने बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बच्चों। और इसका एग्जांपल होता है क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मात्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा? यहाँ पे देखो क्वथनांक का उन्नयन दिखाई दिया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। यहाँ पे बच्चों उदाहरण जो नहीं होगा वो आपसे पूछा गया है। तो जो नहीं है, देखो हमने क्या बताया, क्वथनांक का उन्नयन ये तो है, हिमांक का अवनमन ये भी होता है, परासरणी दाब भी होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन तो होता है, लेकिन जो नहीं है वो प्रकाशीय क्रियाशीलता होगा, जिसे हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? तो क्लास को एक बार सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो, ये रहा, समपरासरी विलियन डॉट 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 के बराबर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो जल्दी से बता दो कौन सा होगा समपरासरी विलियन। बच्चों मोलर सांद्रण के, मोलर कंसंट्रेशन के क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो इंग्लिश मीडियम वाले, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर इक्वल टू कौन सा, मोलर कंसंट्रेशन। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, विलियन में जिस अवयव की मात्रा अधिक रहती है उसे क्या कहते हैं। बच्चों देखो, जैसे चीनी और पानी का घोल, जिसमें जैसे पानी अधिक है तो वह हमारे लिए क्या होगा, विलायक हो जाएगा, और जो कम होगा वो जैसे चीनी ये विलय हो जाएगा, और दोनों का मिश्रण करते तो वो विलियन तैयार होता है। बच्चा पार्टी अभी का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। पांचवा नंबर सवाल ये रहा प्रश्न आपके सामने, और बड़ा ही आसान सा सवाल है, किसी भी विलियन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है। देखो बच्चों हम लोग जानते हैं कि विलय का जो मोल होता है जिसे हम लोग छोटा एन कहते हैं, और विलायक का जो मोल होता है वो बड़ा एन होता है। तो पहले हम लोग विलय का मोल प्रभाज निकालेंगे, उसके बाद विलायक का, तो दोनों निकल जाएगा। तो देखो विलय का जो मोल प्रभाज होता है वो n बटा में n प्लस n होता है। फिर यहाँ पे योगफल मतलब जोड़ है, और विलायक का क्या होगा बच्चों, ये बड़ा वाला n लिखो और बटा में n प्लस में क्या n लिख दो। अब दोनों का भाग करते हो ना बच्चों, तो आपका निकलेगा क्या पता है ना, देखो यहां से निकाल देते हैं, 1 मिनट। अब देखो दोनों का करते हो तो यहाँ इसका भागफल क्या निकलेगा बच्चों, n प्लस में कौन सा होगा, n हो जाएगा, और ये कौन सा n प्लस में n हो जाएगा। यानी कि देख रहे हो सेम सेम है, बराबर में काट दो, क्या बचा बच्चों, 1 बचा। और यही वाला बात है, किसी भी विलियन में विलय तथा विलायक का मोल प्रभाज का योगफल कितना, 1 होगा बच्चों, 0 मत लगा देना, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है भैया, एक बार चैट सेक्शन में बताते चलना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक एक प्रश्नों को समझ समझ के करना है। किसी विलियन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। बच्चों यहाँ पे जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा वो मोललता होता है, और जो निर्भर करता है वो मोलरता होता है। तो याद रखना ये सब चीज। प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम लोग मोललता कहते हैं, यानी कि बच्चा पार्टी मोल बट्टा में कौन सा होता है, केजी होता है। ओके हमने बताया था ना बच्चा पार्टी,
पार्टी, आप लोगों को तो पता होगा विलय का मोल होता है और बट्टा में विलायक का द्रव्यमान केजी में होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल है, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। देखो बच्चों, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में जो निकल पाते हैं ना, उसका नाम विलायक के कण होता है, विलायक के अणु होता है। 7 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो, एक एक चैप्टर का हम लोग सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हमारा जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव होगा वो भी हम आपको बच्चा पार्टी कराते चलेंगे, इसलिए नए नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है बच्चा? 30 एटीएम होता है। कौन सा एटीएम? एटमॉस्फेयर बच्चों, राइट आंसर ए हो जाएगा। समुद्री जल का कौन सा? अच्छा बच्चों ये बताओ, समुद्री जल को लवणहीन किस विधि से किया जाता है? कितने बच्चे को पता है? तो सर, समुद्री जल को जो लवणहीन किया जाता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि बच्चों उल्टा परासरण के द्वारा किया जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ, CaNO3 होल 2 का वांटप गुणांक कितना होगा? इसमें क्या बच्चा आई का मान पूछा गया है। देखो, एक इसका लिखो, एक प्लस में ये 2 दिया गया, तो 1 + 2 बराबर आई का मान 3 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न आपके सामने और बड़ा आसान सा सवाल है भैया, घबराने का नहीं है। देखो, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? तो हम लोगों ने पढ़ा है जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर भैया राउल्ट के नियम का पालन करेगा। अब राउल्ट का नियम क्या है? तो ये भी बताया था कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के क्या मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये सब तो हमने बता चुका है ना। आदर्श विलयन का जो गुण होता है ये राउल्ट के नियम का पालन करेगा। आदर्श विलयन बच्चों राउल्ट के नियम का जो पालन नहीं करेगा वो अनादर्श विलयन होता है। ओके, अभी का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या है? कम है। क्या है बच्चों? वायुमंडलीय दाब कम है। 11 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम है बच्चों। चलो ये रहा प्रश्न आपके सामने, ये तो पढ़ा लग रहा है बच्चों, जल्दी से बताओ क्या होगा? निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? बच्चों ये सब प्रश्न आते रहता है, इसलिए इसको तो भाई रिवीजन करके ही छोड़ना, चाहे जैसे भी हो जाए। देखो यहाँ पे परासरण दाब है, हमने क्या बताया था? क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब और हमारा कौन सा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ पे हमें तो लगता है कि यही दिखाई दे रहा है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए बच्चों यही दिखाई दिया है ना, यानी कि कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है बच्चों? शुद्ध जल का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है ना वो 7 होता है। शुद्ध जल का जो पीएच होता है बच्चों वो 7 होता है। 13 का डी हो जाएगा। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताना आप लोग। 14 नंबर सवाल का जवाब, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? अब यहाँ पे नहीं पूछा गया है ना, ये अब की बार का क्वेश्चन है भैया, एग्जाम में आ चुका है, आपको पता होगा हमने क्या बताया। देखो, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन ये तो होता है, परासरणी दाब भी होता है, लेकिन जो नहीं है ना वो वाष्प दाब होगा, क्योंकि वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन होता है ना कि वाष्प दाब। तो वाष्प दाब वाला क्या होगा? गलत हो जाएगा और यही वाला सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 15 नंबर सवाल है, कौन से सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र है? कौन से सांद्रण इकाई है बच्चों जो ताप से स्वतंत्र है, बिल्कुल मुक्त है बच्चों? जल्दी से बता दो। यहाँ पे देखो ना, कौन सा होगा? मोललता वाला भैया, मोल प्रति केजी वाला। 15 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल का जवाब बताओ, आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं? परासरणी दाब बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं बच्चों? परासरणी दाब बराबर होते हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ, परासरणी दाब को किसके द्वारा हम लोग सूचित करते हैं? जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में बताओ। आपको याद रखना है बच्चों, परासरणी दाब को हम लोग कैपिटल पाई के द्वारा, किसके द्वारा बच्चा? ऐसे करके जो लिखा होता है ना, कैपिटल पाई के द्वारा इसको दर्शाते हैं, जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। ए वाला ऑप्शन इसका लगाना। देखो ये रहा प्रश्न हमारे सामने, वह विलयन
विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। देखो समझो बच्चा पार्टी, देखो यहाँ पे ये है कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम से यहाँ पे धनात्मक या फिर ऋणात्मक विचलन, मतलब राउल्ट के नियम से ये पालन नहीं कर रहा है, इसका ये विचलित प्रदर्शित करता है, तो वह हमारा अनादर्श विलयन होता है। लेकिन बच्चों अनादर्श विलयन को ही हम लोग वास्तविक विलयन कहते हैं। तो हमें लगता है कि एग्जाम में कुछ तो गलत करके पूछा है अब की बार, क्योंकि हम लोग अनादर्श विलयन को ही क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं। तो यहाँ बच्चों समझ के लगाना, क्योंकि अब की बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ हम लोग अनादर्श विलयन को क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन भी कहते हैं। तो हमारा लगता है कि बी वाला ऑप्शन भी सही होगा। तो यहाँ पे बी और सी दोनों हमारा करेक्ट है। बच्चों एक बार किताब देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वो तो अनादर्श ही होगा ना। देखो ये रहा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का परासरणी दाब असामान्य होता है। साधारण लवण जिसे हम लोग क्या लिखते हैं सर, NaCl लिखते हैं, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 18 नंबर सवाल का जवाब। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। ये रहा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा। भैया जी हमने बताया था जिसमें आई का वैल्यू ज्यादा होगा उसका क्वथनांक भी उच्च होगा। तो आई का मान देखो, ये ग्लूकोज आए सुक्रोज आए ये सब बराबर में आई का वैल्यू 1 लिखो, इसका भी आई का वैल्यू 1 होगा। इसमें NaCl इसमें क्या होगा बच्चा, इसमें आई का वैल्यू 2 होगा, और इसमें 2 1 3 यानी कि इसमें आई का वैल्यू 3 होगा। किसमें अधिक उच्चतम पूछा गया, तो CaCl2 1% CaCl2 बच्चा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, वाष्प दाब ज्ञात करने की सबसे सरल विधि कौन सी है। वाष्प दाब को ज्ञात करने की बच्चों, वेपर प्रेशर को ज्ञात करने की कौन सी ऐसी सिंपल मेथड है बच्चों, ये आपको बताना कौन सा होगा, बैरोमेट्रिक विधि। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताना बच्चों, क्या होगा इसका सही आंसर। बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसका कारण होता है हिमांक का अवनमन होता है। क्या होता है बच्चों, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर वाइज है बच्चा पार्टी, उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास भी पढ़ना है। फिर जैसे ये चैप्टर हमारा खत्म हो, तीसरा चैप्टर होगा, चौथा चैप्टर होगा, हमें करते चलना है। देखो अगर आप लोग अपना 100% देते हो ना भाई, तो भगवान भी आपको चाहते हैं कि बहुत अच्छा अंक आए। ऐसे चाहते हो, अगर दिखावे का पढ़ रहे हो तो भाई फिर भगवान भी साथ नहीं देते हैं। इसीलिए अच्छे से मेहनत करना है, जितना हो सके एकदम क्लियरिटी के साथ पढ़ना है बच्चों। एक चैप्टर पढ़े उसके पूरा का पूरा क्लियर करेंगे, फिर दूसरा पे जाएंगे। देखो निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, आई वाला K2SO4। ये तो बहुत ट्रेंडिंग में सवाल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, जिसे हम लोग पोटेशियम सल्फेट कहते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 23 नंबर सवाल है, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग एज़ोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग एज़ोट्रॉपिक मिश्रण कह देते हैं। ओके अब बच्चा पार्टी एक बार बताओ कितने बच्चे क्लास को लाइक कर दिए हो। एक बार जल्दी से क्लास को क्या करोगे भाई, लाइक कर दो जल्दी जल्दी से, एक बार सारे बच्चे लाइक कर लेना। क्लास को कर दिए क्या बच्चा। चलो आगे बढ़ जाए। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न आपके सामने 24 नंबर सवाल। ये भी हम बता चुके हैं कि घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। यानी कि हमने बताया था कि विलय का मोल बटा में विलायक का द्रव्यमान जो कि केजी में होता है, यानी कि मोल बटा में कौन सा केजी लिख सकते हो। और यही वाला बात आए तो हम मोललता के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि m बराबर यही पढ़ते हो ना, मोल बटा में कौन सा सर, केजी। कौन सा है, द्रव्यमान में है, याद रहे। राइट आंसर जो होगा वो लगा के आना, अभी का तो बी हो जाएगा। सही है ना बच्चों। चलो और ये मोलरता वाला प्रति लीटर वाला में बात होता है। इसमें देखो ये रहा, परासरणी दाब बढ़ता है जब, कब बढ़ता है, जब तापक्रम बढ़ता है। परासरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। 25 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। ओके चलो
आगे बढ़े क्या बच्चों, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 26 नंबर सवाल ये रहा, निम्नलिखित में कौन राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम हमने क्या बताया बच्चों, जस्ट हमने बताया किसी, कौन सा बताया था, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। हम लोगों ने पढ़ा है पी नोट माइनस पी एस बटा में कौन सा पी नोट पढ़े हो ना बच्चों। अब देखो यहीं से कर लो ना, 1 मिनट बच्चा, इसको ऊपर नहीं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख दो। अब बराबर में क्या होगा जल्दी से बताओ, n बटा में n प्लस n, यही तो राउल्ट का नियम है ना, ये लिख देते हो तो आपका काम हो जाएगा। पी नोट एक्स होगा, पी बराबर पी नोट एक्स, ये के एच एक्स वाला ये हेनरी का नियम है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन हेनरी का नियम है। पी बराबर के एच एक्स, ये के एच जो होता है ना बच्चा, ये कौन सा होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है सर, ये एक स्थिरांक है जिसे हम लोग हेनरी स्थिरांक कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते, ये सब तो आसान आसान नियम है। अच्छा बच्चों हेनरी का नियम बता देते हैं 2 नंबर के लिए। किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है, ऐसे लिखते हो ना, P समानुपाती x, आप P बराबर के एच एक्स लिखते हो। के एच हमारा हेनरी कांस्टेंट है, तो ये तो आपको याद रखना है। ओके राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो नियम क्या बताया, किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है। देखो ये रहा मोलरता, मोलरता है यहाँ पे, बड़का m बराबर क्या होता है, n बटा में भी होता है। क्या प्रति केजी प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। n बटा भी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाए हो बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा, विलय का मोल बटा में विलियन का आयतन जो होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो ये रहा पोटेशियम क्लोराइड के, ये थोड़ा सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों, बना दोगे। देखो पोटेशियम क्लोराइड यानी कि बच्चों KCl कह सकते हो, 2 मोलर विलियन के 2 लीटर में पोटेशियम क्लोराइड के कितने मोल होंगे। देखो पहले हमारा समझने वाला बात यह है कि 1 लीटर विलियन में पोटेशियम क्लोराइड कितना है, यहाँ पे लिखो। अगर यहाँ पे चूंकि लिख के 1 लीटर विलियन में पोटेशियम क्लोराइड कितना है भैया, तो हमारा बोलोगे सर 2 मोल है। क्या है, 2 मोल है। अगर हम अगर ये हम निकाले कि 2 लीटर विलियन में कितना होगा, तो 2 लीटर विलियन में KCl अगर निकालते हो बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड निकालते हो, तो 2 यहाँ पे 1 गुना 1 हमारा 1 होता है, तो 2 गुना 2 बराबर कितना, 4 मोल हो जाएगा ना। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि हमारा 1 मोल में इतना है, 1 लीटर वाला में इतना है, तो फिर 2 लीटर वाला निकालेंगे ना बच्चों, कितना होगा देख लो ना, 2 लीटर में कितना होगा, यही वाला बात होगा, 4 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, किसी पदार्थ की विलेयता निर्भर करती है। विलेयता बहुत इंपॉर्टेंट है। विलेयता बच्चों सोलिबिलिटी जिसे कहते हो, ये विलय की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलायक के प्रकृति पर, ताप और दाब पर, इनमें से सभी। आपसे 2 नंबर में ऐसे करके पूछेगा कि किसी पदार्थ की विलेयता किन किन बातों पर निर्भर करती है। आपको ऐसे आंसर लिख दोगे बच्चा पार्टी, और सब्जेक्टिव का काम हो जाएगा। 1 नंबर में लिख दोगे विलय की प्रकृति, दूसरा लिख दोगे विलायक की प्रकृति, तीसरा लिख दोगे ताप पर, और चौथा दाब पर। आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, ये 3 भी लिख दे तो आराम से मिल जाएगा। ओके बच्चों राइट आंसर डी लगा लो। ये रहा, ताप बढ़ने पर विलेयता सीधे रूप से बढ़ जाती है। ताप बढ़ेगा तो विलेयता क्या होगी, सीधे रूप से बढ़ जाएगी। 31 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा, किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता, ये तो जस्ट हमने बताया ना बच्चों, क्या बताया, किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है, और यह नियम हेनरी का नियम है। P बराबर क्या पढ़े हो, P यानी कि P समानुपाती करके ऐसे पढ़े हो ना, P समानुपाती x, आप P बराबर क्या पढ़े हो, KHX। यानी कि बच्चों समझने वाली बात यह है कि अगर हमसे 2 नंबर में पूछा कि हेनरी के नियम को लिखे, तो ये लिख देंगे किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है, और यही वाला एक छोटा सा फॉर्मूला लिख के आना, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का भी काम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाकर ले जाते हैं, हीलियम भैया को। किसको, हीलियम को। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा, समुद्री जल को किस विधि से लवणहीन किया जाता है। जस्ट हमने बताया, समुद्री जल को जिस विधि से हम लोग लवणहीन करते हैं उसका नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे
इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं उल्टा परासरण। कौन सा परासरण बच्चों? उल्टा परासरण। 34 नंबर सवाल का जवाब हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगर 2 नंबर में उल्टा परासरण भी पूछ दे तो आप लोग लिख देना। देखो ये रहा प्रश्न आपके सामने, किसी विलयन के परासरण दाब को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? यहाँ पे बच्चों परासरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको बढ़ाने के लिए कौन सा होता है? विलय के अणुओं की संख्या को बढ़ाकर, विलय के अणुओं की संख्या को बढ़ाकर राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हेनरी स्थिरांक KH का मान, भैया अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना तो ये हेनरी स्थिरांक KH का मान क्या होगा? ये भी सीधे बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो फिर ये भी घटेगा। राइट आंसर क्या होगा? ताप वृद्धि के साथ क्या होता है? घटता, बढ़ता है। ताप वृद्धि के साथ कभी घटता नहीं है भाई, ये भी बढ़ता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 36 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न आपके सामने, जो विलियन राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे क्या कहा जाता है? राउल्ट के नियम का पालन करेगा तो आदर्श विलियन कहेंगे, जो अपने माता पिता का बात मानेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? आदर्श विद्यार्थी कहेंगे या फिर आइडियल स्टूडेंट कहेंगे, और जो नहीं मानेगा उसे क्या कहेंगे बच्चों? नॉन आइडियल स्टूडेंट कहेंगे। यही वाला बात है ना, तो यहाँ पे राउल्ट के नियम का पालन करता है तो आदर्श विलियन आप लोग लगा लो। 37 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देख लो, ये रहा प्रश्न आपके सामने छोटा सा। बताओ अब क्या होगा बच्चों? एक निश्चित ताप पर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलियन में विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये तो जस्ट हमने बताया, राउल्ट भैया का नियम है। किसका है? राउल्ट भैया का। यहाँ कोई राहुल भैया मत हो जाना भाई, राउल्ट होगा। राउल्ट बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित ताप पर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हमारे साथ बोलोगे तो याद हो जाएगा क्लास में ही। एक निश्चित ताप पर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलियन में विलय के मूल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। ये रहा, परासरण दाब निम्न में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? देखो हम लोगों ने पढ़ा है पाई बराबर क्या? NRT। इसी पे आप दूसरा को बैठा दिया कि P बराबर क्या? CRT। तो हम लोग को कोई दिक्कत है भाई? ए लगा लेंगे ना, इसी समीकरण के द्वारा व्यक्त हुआ है, तो राइट आंसर हम लोग ए को लगा लेते हैं। अभी ये भी रह सकता है पाई बराबर NRT बच्चों। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, और ये लास्ट सवाल है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होगा? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन P नोट माइनस में PS बटा में कौन सा? P नोट हो जाएगा। ये वाला बात है। लेकिन बच्चा एक चीज और जानते हो, बराबर में अगर n बटा में n प्लस n लिखोगे ना, ये राउल्ट का नियम हो जाएगा। जस्ट हमने बताया है तो, लेकिन हमें ये नहीं लिखना है। ओके अभी का तो हमारा जो काम होगा ना यहीं तक में बन जाएगा, P नोट माइनस PS बटा P नोट। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो जी, इस चैप्टर से हमने 40 ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया था, जो कि पूरा का पूरा हो चुका है हमें लगता है। अब आपके सामने कुछ थोड़ा सा ये है, विद्या आनंद आपका प्यारा सा चैनल है, तो इसे सपोर्ट जरूर करोगे। हमारा नाम रहा, क्या नाम है सर आपका? प्रदीप सर है। हम आपके साथ है भैया, आप भैया बोलो तो बहुत मजा आएगा। उसके बाद एग्जाम तक तो भाई मिल के, जैसे दो भाई एकदम मिल जाए तो भाई तबाही हो जाएगा ना, उसी प्रकार से हम और आप मिल गए तो फिर तो एग्जाम में कोई भी पेपर पूछ दे भाई छूटेगा नहीं क्वेश्चन। लाइक क्लास को नहीं किया तो कर दीजिएगा, कमेंट प्यारा से जरूर करिएगा। बच्चा पार्टी आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। जिस प्रकार उत्प्रेरक पढ़े हो ना, ये उत्प्रेरक का कार्य एक धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है, उसी प्रकार से आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। इसलिए सारे बच्चे कमेंट करिएगा, क्लास कैसा लगता है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ओके बच्चों, नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और इन सारे प्रश्नों को तो भाई जरूर याद कर लीजिएगा। ओके मिलते हैं फिर।